बायोलॉजी। गाइज, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का जनक साथियों अरस्तु को माना गया है और ये बायोलॉजी जो शब्द है, जो टर्म है साथियों, 1802 में लेमार्क व ट्रेविस नाम के दो वैज्ञानिक थे साथियों, इन्होंने दिया। बायोलॉजी स्वयं एक साथियों साइंस की एक ब्रांच है। अब बाद में साथियों बायोलॉजी को भी तीन उप ब्रांच में बांटा गया। एक है जूलॉजी, जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, हम मानव जाति का अध्ययन भी साथियों इसी में ही किया जाता है, जूलॉजी में ही। और इसका जनक है साथियों स्वयं अरस्तु। इतनी बात क्लियर? ओके। बोटनी दूसरी उप ब्रांच है साथियों। बोटनी से वनस्पति विज्ञान कहते हो। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक है साथियों थियोफ्रेस्टस। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। 2023 में कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना साथियों, ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज की इस वीडियो में, इन सभी प्रश्नों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर मिलेगा। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गाइज, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में और भैया एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर सी है लेमार्क व ट्रेविरेनस और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो गाइज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, एक एक क्वेश्चन की जानकारी बहुत डिटेल में देने वाला हूं। वीडियो को छोड़कर मत जाना साथियों, मजा आ जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो मेरा, एक क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपको कितनी सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। जो जीव विज्ञान का जनक है साथियों वो है अरस्तु। देखिए, आपने सुन रखा होगा साथियों नाम बायोलॉजी। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? लिविंग्स के बारे में, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, इस जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो भाई साहब, जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। और साथियों, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था साथियों 1802 के आसपास। 1801 या 2 में भैया लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। तो मैं लिख देता हूं लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। अब साथियों, बायोलॉजी एक ब्रांच है भैया किसकी? विज्ञान की, यानी कि साइंस की। अब इस बायोलॉजी को साथियों 3 उप ब्रांच में बांटा गया है। देखिए, नंबर 1 पर आता है साथियों जूलॉजी, जिसे आप जंतु विज्ञान कहते हो। गाइज, ये जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स जिसमें हम मानव जाति के बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एनिमल्स व मानव जाति के बारे में अध्ययन करते हैं। और साथियों, इस जूलॉजी का जनक कौन है भैया? इस जूलॉजी का जनक है दोस्तों अरस्तु। कौन है भैया? अरस्तु। जो भैया बायोलॉजी का जनक है वही आपकी जूलॉजी का जनक है। दूसरी ब्रांच है साथियों बोटनी, जिसे आप वनस्पति विज्ञान कहते हो। ये विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें आप पादप के बारे में अध्ययन करते हो, प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है। और इसका जनक कौन है साथियों? तो भैया इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। ये रहा थियोफ्रेस्टस।
तो वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे साथियों तो बता देना थियोप्रेस्टस। और नंबर 3 पर आता है साथियों माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें साथियों आप भैया सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हो। सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हो साथियों आप माइक्रोबायोलॉजी में। और इसका जनक कौन है साथियों, तो मैं आपको बता दूं भैया, इसका जनक है एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक का योगदान साथियों साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है, जीवाणु की खोज की है, इन्होंने आरबीसी की खोज की है, इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की है, इन्होंने साथियों शुक्राणु की खोज की है। इसलिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक का नाम आपको याद होना जरूरी है। बोलो साथियों, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? साथियों मैंने बोर्ड पर आपको जितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे रेलवे में, एसएससी में, पटवार, पुलिस, एनडीए, पीसीएस, नीट सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके दोस्तों, अब देखिए बायोलॉजी। गाइज बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का जनक साथियों अरस्तु को माना गया है। और ये बायोलॉजी जो शब्द है, जो टर्म है साथियों, 1802 में लेमार्क व रेनस नाम के दो वैज्ञानिक थे साथियों, इन्होंने दिया। बायोलॉजी स्वयं एक साथियों साइंस की एक ब्रांच है। अब बाद में साथियों बायोलॉजी को भी 3 उप ब्रांच में बांटा गया। एक है जूलॉजी, जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, हम मानव जाति का अध्ययन भी साथियों इसी में ही किया जाता है, जूलॉजी में ही। और इसका जनक है साथियों स्वयं अरस्तु। इतनी बात क्लियर? ओके। बोटनी दूसरी उप ब्रांच है साथियों। बोटनी से वनस्पति विज्ञान कहते हो। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक है साथियों थियोप्रेस्टस। और नंबर 3 पर आता है साथियों माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी पर। और गाइज इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है भैया एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर गाइज आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं साथियों। बायोलॉजी के ये से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन भी मिस मत करना साथियों, आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइज इस क्वेश्चन से मैं जो जानकारी देने वाला हूं लेब असिस्टेंट में पूछी गई है, रेलवे में पूछी गई है, एसएससी में पूछी गई है, पटवारी में पूछी गई है। बहुत सारी जानकारी है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है साथियों ये, कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी हायोड, ऑप्शन नंबर डी मेलियस। गाइज आपको लग रहे होंगे कि भैया ये बहुत थके हुए क्वेश्चन है, लेकिन साथियों अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो भैया सबसे ज्यादा क्रेज इन्हीं क्वेश्चनों का आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज। साथियों ये कान की अस्थि है और भैया ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। आपके कान में साथियों 3 अस्थि होती है। कितनी? 3। एक होती है साथियों मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है साथियों ये स्टेपिज। देखिए लेब असिस्टेंट की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि हेमर अस्थि कौन सी है। हेमर अस्थि, हेमर बोला जाता है साथियों हथौड़े को। तो हथौड़े के समान साथियों ये जो मेलियस है इसका आकार है भैया, आपके हथौड़े के समान साथियों ये जो मेलियस अस्थि है इसका आकार है। इसलिए साथियों इस मेलियस को हेमर अस्थि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। साथियों जो स्टेपिज है ये भैया मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है।
इतनी बात क्लियर। एक कान में 3 अस्थि होती है साथियों, दोनों कानों में 6 अस्थि होती है, नाम है मेलियस, इनकस और स्पीच। इतनी बात क्लियर है। यह है साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। और ये है साथियों आपके पैर की अस्थि। और पैर में कहाँ, तो भैया जांग में पाई जाती है, फीमर। इतनी बात क्लियर है। हायोड की बात करें साथियों तो ये है भैया गले की अस्थि, गले की अस्थि। इसका आकार साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है और इसे भाई साहब स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है साथियों, तो देखिए हमारे शरीर में साथियों जितनी भी अस्थियां हैं सभी अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यानी कि कनेक्ट होती है। हमारे शरीर की एकमात्र हायोड ऐसी अस्थि है साथियों जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, इस कारण इसे साथियों स्वतंत्र अस्थि की उपाधि दी गई है। जब साथियों किसी इंसान को फांसी दी जाती है साथियों तो भैया फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है भैया, हायोड है। कौन सी है दोस्तों, हायोड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, और देखते हैं मेलियस अस्थि के बारे में। मैंने आपको बताया साथियों ये हेमर अस्थि है और कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अब कुछ अस्थियां हैं साथियों जिनके बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें आपके शरीर में साथियों एक अडल्ट जो व्यक्ति होता है उसमें 206 अस्थि पाई जाती है। जन्म के समय साथियों ऐसा कहा जाता है कि 300 के आसपास अस्थि होती है, लगभग 300। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता जाता है तो अस्थियों की संख्या घटती जाती है और कुछ अस्थियां होती है जो साथियों आपस में जुड़ करके एक हो जाती है। तो जैसे आप बड़े होते जाओगे तो फिर आप में 260 से 270 हो जाएगी। जब आप वयस्क हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे, उस समय साथियों आपके शरीर में 206 अस्थि बचती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए साथियों तो भैया 206। आप सभी को पता है अस्थियां जो होती है साथियों वो कठोर और सख्त होती है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट। इतनी बात क्लियर। ओके दोस्तों, और बात करते हैं। और भी बहुत सारी अस्थियां हैं जिनके बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि आंख की अस्थि। आंख की अस्थि, कोई मुझे बताएगा साथियों आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? आंख की अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल अस्थि, लेक्राइमल अस्थि। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाल की अस्थि। तो गाल की अस्थि को कहा जाता है साथियों जाइगोमेटिक अस्थि, जाइगोमेटिक अस्थि। ठीक है, और बात करें सीने की अस्थि। सीने की अस्थि, ये साथियों कुछ ऐसी अस्थि है जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये है भैया स्टर्नम। आपके शरीर की सबसे कठोर अस्थि कौन सी है, सबसे सख्त? तो देखिए जबड़े की अस्थि है भैया। वो जबड़े भी दो होते हैं, आपको पता है, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े में 2 अस्थि होती है, निचले जबड़े की 1 अस्थि होती है। ऊपरी जबड़े की अस्थि का नाम है मैग्जिला और निचले जबड़े की अस्थि का नाम है मैंडिबल। आशा करता हूं साथियों इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। गाइज स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आपकी एग्जाम में इन्हें अच्छे से कर सके। और भैया नोट्स बना लेना जो क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ। गाइज अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है हमारे साथ तो सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लेता, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, जाइए आप चैप्टर देखिए साथियों, बहुत सारी जानकारी। जो कोर्स आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा आपके सामने मैं नया चेहरा हूँ, बिल्कुल साथियों मैंने शुरुआत की है, अभी थोड़े दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लगभग 1-2 साल हो गए। लेकिन गाइस जानते हो आप
कि एक टीचर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल मैं उसके काबिल नहीं हूँ अभी तक, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, जरूर बनूंगा एक न एक दिन और आपको बहुत सारी जानकारी फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए गाइज हमारे साथ जुड़िए, आपको वो जानकारी देंगे साथियों जो भैया आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आपको हमारे साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना। कर लो यार, बहुत सारी मेहनत लगती है। चलो फिलहाल आपका समय ना खराब करते हुए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ने लिया है गाइस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया आगे। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गाइज एक बात को याद रखना, कोशिका विज्ञान से आज तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए हो, पीसीएस हो, नीट हो, कोई पटवार हो या पुलिस हो, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, आज मैं इस क्वेश्चन में जो करवाने वाला हूं, सर्वाधिक साथियों 90% क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। जो आज मैं इस क्वेश्चन में जानकारी देने वाला हूं उसमें से जुड़े रहना हमारे साथ, हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। वैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। तो माइकोप्लाज्मा जो है साथियों, ये भैया सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। इसे साथियों PPLO, पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है PPLO की फुल फॉर्म, या फिर साथियों इसे MLO, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये साथियों इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कोई सा भी ऑप्शन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। ये भैया सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। बोलो इतनी बात कंफर्म हुई? ओके, अब बात करते हैं भैया कि अगर सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका ये है माइकोप्लाज्मा, तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो गाइज सबसे बड़ी है भैया शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी। तो ये तो बात हो गई साथियों पूरे सजीव जगत की या पूरे संसार की। अब बात करते हैं साथियों हमारे यानी कि मानव के। तो मानव में साथियों जो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी वह लंबी कोशिका, वो कौन सी है साथियों? वो है भैया तंत्रिका कोशिका। और साथियों सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर में मानव की, तो वो है साथियों लाल रुधिर कोशिका, जिसे आप RBC भी कहते हो। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब साथियों हमारे शरीर में जो जनन कोशिकाएं होती है, जो जनन में सहायक होती है, उन कोशिकाओं की बात करें, जनन कोशिका, तो उनमें साथियों सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी होती है साथियों अंडाणु। और आपको पता है अंडाणु किस में होते हैं साथियों? महिला में, यानी कि मादा में या फिर फीमेल में। इतनी बात क्लियर? ओके। और सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें साथियों तो होते हैं स्पर्म शुक्राणु, और ये होते हैं साथियों भैया पुरुष में, यानी कि मेल में या फिर नर में। लगभग साथियों कोशिका विज्ञान का 60% क्वेश्चन छोटी मोटी एग्जामों में यहीं से ही आता है। रेलवे, पुलिस, पटवार और भी कोई जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होती है उन सभी में। बोलो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? गाइज अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं ब्लड से संबंधित। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है? गाइज ये ऑर्थोपोडा संघ और जो मोलस्का संघ है,
इससे भैया पिछली बार रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे साथियों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन थे। और एक बात को और याद रखना, लास्ट का क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लेना भैया आपकी एग्जाम में आपका 1 नंबर कम हो गया, क्योंकि 100 में से 100% संभावना है साथियों कि वो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब देखिए गाइज, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। देखिए, हमारा जो ब्लड का रंग होता है साथियों वो कैसा होता है, तो आप कहोगे भैया कि लाल रंग का होता है। किस वर्णक के कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आप कहोगे भैया कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार साथियों अर्थ्रोपोडा संघ और मोलस्क के संघ के जो प्राणी है उनका ब्लड का रंग साथियों नीला होता है। और किस वर्णक के कारण होता है साथियों, तो देखिए हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। क्या बेटा आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ओके, अब चलते हैं साथियों। अब बात करते हैं अर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। तो भैया ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है भैया, कौन? अर्थ्रोपोडा। तो पिछली बार एएलपी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो अर्थ्रोपोडा। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है साथियों, मोलस्क है। ये है भैया जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। और गाइज ये जंतु जगत का जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है साथियों, इसके जो उदाहरण हैं, इसके उदाहरण आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं साथियों। वो उदाहरण कौन से हैं वो देखिए। एक है साथियों ऑक्टोपस, एक है सीप और एक है घोंघा। साथियों ये ऐसे उदाहरण है दोस्तों, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। ये ऑक्टोपस ने तो साथियों ना आग लगा रखी है। ये ऑक्टोपस, सीप, घोंघा, इन्होंने तो आग लगा रखी है भैया मार्केट में। बहुत बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं साथियों कि जंतु जगत के सबसे बड़े संघ के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो भैया आपकी जो मक्खी है, मच्छर है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट, सभी साथियों इसी में ही आते हैं। और बात करें साथियों तो जो तिलचट्टा होता है ये इसका अच्छा उदाहरण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसे आप कॉकरोच भी कहते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोलो बेटा, क्या इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई? गाइज मैं कह रहा हूं मेरी हर लाइन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हर लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर लाइन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए जो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में, तो हम एक पर्सनल साथियों सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 100 कमेंट ऐसे होने चाहिए साथियों जिसमें सभी में ही ये लिखा हुआ हो कि भैया हमें बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और क्लास चाहिए, तब जाकर साथियों मैं कर दूंगा। इतने तो कर ही सकते हो, ज्यादा थोड़ी ना है आपके लिए, कुछ ज्यादा नहीं है मेरे दोस्तों। मेरा परिवार छोटा है लेकिन मजबूत है, संगठन है, शक्ति है उसमें, और वो अपनी एग्जाम, अपना जीवन, अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरे करके रहेगा।
ठीक है भैया, ओके। अब चलते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथियों मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, लास्ट क्वेश्चन मिस मत करना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऐसे मान लीजिए हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस एक क्वेश्चन ने तीतरी कर रखी है, हर बार पूछा जाता है। एग्जामिनर को पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता, वो क्वेश्चन तो हर बार डालता ही डालता है। तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इंसुलिन हार्मोन से साथियों ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भैया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हर एग्जाम में इस इंसुलिन हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम पूरा का पूरा इंसुलिन हार्मोन क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की किस कोशिका से होता है। गाइज आपके ऑप्शन है एल्फा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है बीटा कोशिका, सी है साथियों डेल्टा सेल, और ऑप्शन नंबर डी है एफ सेल या एफ कोशिका। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी बीटा सेल। सबसे पहले साथियों अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानते हैं कि भैया अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि साथियों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है साथियों। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। देखिए सबसे पहले बात आती है कि ग्रंथि क्या होती है। हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और उस रासायनिक यौगिक को या तो शरीर में किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर दे या फिर शरीर से बाहर निकाल दे। अब वो रासायनिक यौगिक या जो केमिकल कंपाउंड है, जो रासायनिक यौगिक या फिर केमिकल कंपाउंड है, वो क्या क्या हो सकता है। वो साथियों रस हो सकता है, यानी कि जूस हो सकता है, जैसे कि अग्नाशय रस, पित्त रस। वो एंजाइम हो सकता है साथियों। ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। और वो साथियों हार्मोन हो सकता है, हार्मोन। और इसी रासायनिक यौगिक के आधार पर, इसी केमिकल कंपाउंड के आधार पर साथियों ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और नंबर 2 पर आता है साथियों मिश्रित ग्रंथि। और नंबर 3 पर आता है भैया बहिःस्रावी ग्रंथि। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो हार्मोन का निर्माण करती है। किसका भैया, हार्मोन का। बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया रस का भी निर्माण करे और एंजाइम का भी निर्माण करे। और मिश्रित ग्रंथि साथियों वह ग्रंथि होती है जो भैया रस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे। तो साथियों जो अग्नाशय ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस अग्नाशय ग्रंथि का साथियों आकार की बात करें हम तो आकार पेड़ के पत्ते के समान होता है, पेड़ के पत्ते के समान होता है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाहर की बात करें भैया तो 60 से 100 ग्राम साथियों इसका बाहर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके। इसकी लोकेशन की बात करें साथियों तो भैया ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में स्थित होती है साथियों। कौन, अग्नाशय ग्रंथि। इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी खोज की बात करें साथियों, लैंगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक था साथियों, उन्होंने भैया इसकी खोज की थी। और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। ये जो एफ सेल है साथियों ये भैया रस का, किस रस का, इस अग्नाशय रस को कहा जाता है साथियों पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस का निर्माण करती है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है साथियों, अग्नाशय रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। लगभग साथियों 1 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में इस अग्नाशय रस का निर्माण होता है। और इसी अग्नाशय रस में साथियों हमारे एंजाइम होते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको, ओके। बीटा सेल की बात करें साथियों तो इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। एल्फा सेल की बात करें तो इससे ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है।
और डेल्टा सेल की बात करें साथियों तो इसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। साथियों जो इंसुलिन हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग में बेस्ट ने की थी और इसके उपलक्ष्य में साथियों इन बेंटिंग में बेस्ट को भैया नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जिंक जो होता है साथियों, Zn जिंक, ये भैया इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। इंसुलिन क्या करता है साथियों, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, इस शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है साथियों, तो यहाँ देखिए तो भैया ये इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो भैया ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। फिलहाल साथियों ऐसे तो मैं अगर पढ़ाने लग जाऊं साथियों तो 1 घंटा भी कम रहेगा इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में और इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो इस क्वेश्चन के लिए साथियों ये बातें बहुत ही ज़्यादा है। मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है साथियों इस क्वेश्चन से। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं साथियों आज की क्लास। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके छोटे भाई के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बायोलॉजी के, आप जाइए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करिए। और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे चैप्टरों से, तो उन चैप्टरों की मैंने MCQ भी करवा रखी है। आप जाइए, बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है साथियों जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है। आप जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राम राम।